गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम अपने स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की बुक फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। वैसा कि आपने पढ़ चुका होगा 11th-12th क्लास में अपने बेसिक पार्ट्स पढ़ चुके होते हैं विद्युत रसायन के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब अपने कुछ एडवांस टेक्निक पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल पढ़ेंगे, आयनों का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट नंबर, डिवाई हैकल थ्योरी, ये बड़ी बड़ी बातों को अपने इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों। और साथ में अपने क्या करेंगे कि अपने जो कुछ ऐसी बातें जो पेपर में आती है लगातार, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी साथ के साथ अपने क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। क्लियर। तो अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और ये क्लासेस अपनी बायलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अभिगमन। विद्युत का अभिगमन किससे होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है। क्लियर। और विद्युत का अभिगमन होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो अगर किसी से पूछा जाए कि विद्युत चालकता क्या होती है, तो ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन क्या होता है अपने पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। क्लियर। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन विद्युत चालकता कहलाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालकता कहलाती है। अब अपने पास इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत चालकता दो टाइप से होती है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली तो अपने पास जो चालकता आती है उसे बोलते हैं धात्विक चालकता। ठीक है, चालकता, जिसे अपने बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी। क्लियर। अब धातुएं अधिकतर चालक होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ज़्यादा चालक होती है। दूसरा रीजन आ जाए लस्टरनेस। ठीक है, वो होता है चमकीलापन। अगर किसी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा चमकीले होंगे। क्लियर। दो चीज़ें अपने को याद रखनी है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, और ज़्यादातर मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, धातुओं में ही पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कंडक्टिविटी होती है उसे क्या नाम दे देते हैं, धात्विक चालकता या मेटेलिक कंडक्टेंस। क्लियर। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक चालकता आती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, धात्विक चालकता। अब दूसरी बात आती है, वो है अपने पास आयनिक चालकता। कौन सी बच्चों? आयोनिक कंडक्टिविटी। आयनिक चालकता, आयोनिक कंडक्टिविटी। अब ये दो टाइप की होती है बच्चों। क्लियर। ये होती है, पहली तो होती है अपने पास गलित अवस्था में, गलित, जैसे बोलते हैं मोल्टन। क्लियर। और सेकंड होती है विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में। क्लियर। जैसे बोलते हैं एक्वस, एक्वस। देखो, आयनिक चालकता आती किसके कारण है, ड्यू टू फ्री आयन। तो अपने कह सकते हैं मुक्त आयन के कारण आयनिक चालकता आते हैं। अगर अपने पास आयन मुक्त नहीं हो तो फिर क्या होगा, आयनिक चालकता नहीं आएगी।
तो अपने लिख देते हैं मुक्त आयन के कारण, मुक्त आयन के कारण आयनिक चालकता आती है, चालकता आती है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्यू टू फ्री आयन आयनिक कंडक्टिविटी अकर्स। क्लियर? अब देखो, एक तो अपने पास मोल्टन स्टेट और विलियन स्टेट। क्लियर? क्या है, अपने पास नमक पड़ा है, नमक को क्या किया मैंने, धूप में रख दिया, तो धूप में क्या, वो पिघल जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। क्लियर? और उस स्टेट में क्या होते हैं, इसके आयन हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्लियर? उस स्टेट को बोलते हैं अपने पास मोल्टन स्टेट। पर ये जो स्टेट होती है जनरली बहुत कम आती है। क्या आती है? बहुत कम आती है। और कब आती है? जब भी कोई कंपाउंड क्या होता है, गल जाता है। ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड में होता है, जैसे NaCl, KCl, इनमें अधिकतम होता है। और अपने जो पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस की बात करते हैं, वो है सॉल्यूशन फेज में अपने पास आयनिक कंडक्टेंस आती है, उसकी बात करते हैं। क्लियर? वही पढ़ेंगे और उसी के अंदर अपने आगे फर्दर स्टडी करनी है आगे तक। क्लियर? तो देखें क्या होता है विलयन अवस्था में, इसमें क्या पढ़ना अपने को, देखो ध्यान से। अगर आयनिक यौगिक को, इफ वी डिजोल्व आयनिक कंपाउंड इन वाटर, अगर आयनिक यौगिक को जल में घोला जाए, इफ वी डिजोल्व आयनिक कंपाउंड इन वाटर, देन घोला जाए, तो आयन भ्रमण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। देन आयन फ्री फॉर मूवमेंट, तो आयन गमन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, देन आयन फ्री फॉर मूवमेंट। और ड्यू टू फ्री आयंस कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस। क्लियर? और फ्री आयन के कारण कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सिंपल सी बेसिक बातें कर रहे हैं। क्लियर? और बेसिक के बाद में अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, दो टाइप की कंडक्टेंस पढ़ लिया आपने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, अब विद्युत अपघटन से पहले अपने को एक छोटी सी टर्म याद होनी जरूरी है, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट या अपने बोलते हैं विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय। सिंपल है, होता है कि मैक्सिमम बच्चों को आती भी हो, पर अपने हर टाइम पर इसी का यूज होता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद में वापस मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलाइट, फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात। तो देखो, विद्युत अपघटय क्या होते हैं कि ऐसे आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट, बेस, एसिड, ठीक है, कौन से, अम्ल, क्षार, लवण, ये क्या होते हैं, इन्हें पानी में घोल देते हैं। पानी में घोले तो इनके क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। आयन बन जाएंगे, अगर आयन फ्री हो जाएंगे तो फ्री आयन क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। इसलिए इसका नाम दे दिया अपघटय, मतलब टूट जाते हैं, टूट कर क्या करते हैं, विद्युत फैलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी लाइसिस हो जाता है और क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, विद्युत अपघटन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आपको और आप समझ जाना। क्लियर? तो लिखते हैं, विद्युत के कारण विद्युत अपघटय का अपघटन विद्युत अपघटय कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है।
तो इसमें लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी lysis of electrolyte is known as a electrolysis। बहुत ही सिंपल है। आज का जो चैप्टर है अपने एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। क्लियर है बच्चों? तो अब अपने विद्युत अपघट्य पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। यह है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये क्या होता है बताओ? सिंपल सी बात है, और आपको मैं सिर्फ वन वर्ड में बता दूंगा और एक्सप्लेन अपने आप करके बता सकते हो आप। ठीक है? ये है अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किस में? केमिकल एनर्जी। तो विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है? डेफिनेशन अपने आप लिखनी है कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखते हैं डायग्राम बना के, फिर आपको अच्छे से इसे नोट करना है। ये अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्लियर? इसमें कोई भी सॉल्यूशन मैंने भर के रखा हुआ है। मान लो मैंने HCl का सॉल्यूशन भर के रखा है या NaCl कोई भी सॉल्ट भर के रखा है। क्लियर? मैंने कहा मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और वो कौन सा है? HCl भर रखा है, एज। क्लियर? आप NaCl ले सकते हो, HCl ले सकते हो, और आयनिक कंपाउंड चाहिए। ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें मैंने 2 रोड लगा दी, ज्यादातर इनर्ट होता है। ठीक है? रिएक्शन ना करे इससे। ठीक है? और दूसरी रोड यहां पर लगा दी मैंने। इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया जो DC शो करता है। ठीक है? DC करंट देता है। एक है अपने पास एनोड। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है? बाईं तरफ एनोड। एनोड पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के प्लस सिरे से जो जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव। क्लियर? और इधर लेफ्ट साइड क्या होता है? कैथोड होता है। कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? ये अपने पास सेल बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपको रूल भी कराऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन पता चल गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है? बदल जाती है। अब इसमें क्या करते हैं? इस सेल में अपने बच्चों अपने को ध्यान देना है कि 2 रोड लगा रखी हैं सेल सॉल्यूशन के अंदर, और इस जो रोड धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है बैटरी के, उसे बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ी होती है उसे कैथोड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो सोर्स है, स्रोत है, ये डायरेक्ट करंट है जिसे बोलते हैं DC, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा के स्रोत से जुड़ा हुआ है। क्लियर? सिंपल। अब क्या करते हैं?
इसके अंदर जो आयन है अपने पास वो कौन से हैं? इसके अंदर अपने पास है H+ आयन है और Cl- आयन है। क्लियर? तो अब देखें, दोबारा से इसको एक बार नोट कर लो और फिर इसके अंदर अपने लिखते हैं। क्लियर? अब लिखते हैं कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस विल अकर्स। विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन होता है। क्लियर? इसमें 2 रोड होती है। इन दिस टाइप ऑफ सेल 2 टाइप ऑफ रोड कंटेन। फर्स्ट वन इज नोन एज ए एनोड, second one is known as a cathode. Clear? When we pass direct current in electrolytic cell, जब हम दिष्ट धारा विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल यानी प्लस वाले कहाँ जाएंगे? माइनस की तरफ जाएंगे, और माइनस वाले कहाँ जाएंगे? प्लस की तरफ जाएंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस पॉजिटिव आयन विल गो टू नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव विल गो टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ठीक है, यहां पर लिख देते हैं दिष्ट धारा when we flow direct current। क्लियर? तो धनात्मक आयन कैथोड की तरफ गमन करते हैं। धनात्मक आयन कैथोड की तरफ गमन करते हैं। पॉजिटिव आयन will goes to कैथोड, तथा ऋणात्मक आयन एनोड की तरफ गमन करते हैं। एंड नेगेटिव आयन विल गोज टू एनोड करते हैं। क्लियर? अब रिएक्शन क्या होगी? एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? त्यागे जाते हैं, लूज होते हैं। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब एनोड कौन सा? पॉजिटिव, तो नेगेटिव जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, ऑक्सीकरण होगा तो बताओ Cl का ऑक्सीडेशन होगा। ये अपने पास Cl- है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा? Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। क्लियर है? अब जो हाइड्रोजन होगा वो किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्या होगा? अपचयन या रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? अपचयन या रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होगा। यहां तक क्लियर? कैथोड पे कौन सा है? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनेगा? H2। सिंपल, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा 2Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा और क्या बन जाएगा? Cl2। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। और 2 इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएंगे और वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? हाइड्रोजन गेन कर लेगा और क्या बनाएगा? H2। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस में जो कैथोड होती है उस पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। और एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है।
सिंपल। तो ये जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझाना था उसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाना कि एक अपने पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फेज में कंडक्टिविटी कैसे आती है। क्लियर? मैंने क्या किया था, इस सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, बाहर से करंट डाला, तब जाके ये आयन इधर उधर गमन करने स्टार्ट हुए, मूव करने स्टार्ट हुए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो पड़ा रहता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। बहुत आसान है। इसमें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी बेसिक पॉइंट है और आपने इसे काफ़ी बार पढ़ भी लिया है, ठीक है। और अब पढ़ते हैं अपने फेराडे। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फेराडे। फेराडे क्या होता है? फेराडे किसी को पता है फेराडे क्या होता है? ज़्यादातर सभी को पता है। 96,500 कूलाम्ब, 96,500 कूलाम्ब क्या होता है? फेराडे होता है। क्लियर? अब ये आया कैसे? ठीक है, अब ये आया कैसे, यही तो बात है। तो कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश फेराडे कहलाता है। कितने फेराडे? 1 फेराडे कहलाता है। एक फेराडे कहलाता है। मान लो 1 मोल आप हो या 1 मोल मैं हूं, तो उस पर जितना चार्ज आएगा वो क्या होता है? 1 फेराडे होगा। क्लियर है? और 1 फेराडे में होते हैं अपने पास 96,487 कूलाम। कितने होते हैं? 96,487 कूलाम। कूलाम ये होता है मेन पर्पस। अब आया कैसे ये देख लेते हैं। क्लियर? अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। ये आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर? अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप सभी को पता है, ठीक है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब 1 फेराडे क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो 1 चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये अपने करते हैं तो इसका फिक्स आता है 96487। क्लियर? पर क्या होता है कि इतनी बड़ी वैल्यू अपने अगर इक्वेशन में, कैलकुलेशन में रखें तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बार बार कौन कैलकुलेटर उठाए, है ना। तो इसे इजी बनाने के लिए ये मान लिया जाता है 96,500 कैलकुलेशन के लिए। क्लियर बच्चों? तो 1 मोल में अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6.023 10⁻23। मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आ गया, जो कितना आया था? 96487 आता है लगभग। और कैलकुलेशन के लिए इसे क्या कर लेते हैं? 96,500 कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको मोल निकालने सिखाता हूं, ठीक है। मोल
मान लो एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बन गया, ई बन गया। तो एक मोल ए है, एक मोल ए से क्या बना, एक मोल ए प्लस बना, भाई एक से एक बन गया। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल मिले, एक। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए। सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, और वो है आपको बताना है कि इसमें कितने मोल बनेंगे। ये है कैल्शियम Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन। दूसरा Mn+7 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और भी दे रहे हैं आपको, वो है Al2O3, ठीक है, Al+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज है अपने पास, और आपने आसानी से इसे कर लेंगे। तो आपको बताना है कि इससे कुल कितने इलेक्ट्रॉन बने, कितने इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो देखें, ये देखो, ये क्या है, एक मोल कैल्शियम है, एक मोल क्या बना, Ca+2 बना, और उससे 2 मोल क्या बन गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन। आसान। एक मोल क्या बना अपने पास, Mn बना, एक मोल क्या बन गया, Mn+7 बना, और 7 मोल क्या बन गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन बन गए। क्लियर? इसकी जगह थोड़ा एग्जांपल दूसरा रख लेंगे। ठीक है, MnO4- से क्या बन गया, Mn+2। ये बढ़िया एग्जांपल है, आपके बीएससी लेवल में ये काफ़ी पूछा जाता है। क्लियर? अब देखो, एक मोल क्या है, एल्यूमिनियम, एक मोल क्या बना, Al+3, और 3 मोल क्या बन गया अपने पास, इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर, अब आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ऐसे में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाली मैंने, आपको सिखाई हुई है। तो यहां पर Mn पर क्या आता है, Mn पर आवेश कितना है, प्लस का 7 आवेश है, प्लस का 7, प्लस का 7 और प्लस का 2, अंतर कितना हो गया, +5। ठीक है, प्लस का 7 प्लस का 2, 5 इलेक्ट्रॉन निकले। तो अपने लिखते हैं, एक मोल ये है MnO4-, और एक मोल क्या है अपने पास, Mn+2, और निकले कितने, 5, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन। आसान है। क्लियर? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आपको कंपाउंड दे दिया आपको कोई भी, ठीक है, और उसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का। और जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक मोल कैल्शियम के निर्माण के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। एक मोल कैल्शियम के निर्माण के लिए कितने कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। कूलाम विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होता है कि ये क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है, पूछना चाह रहा है कि अपने एक मोल कैल्शियम की क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, और उसके लिए अपने कितने कूलाम, हाउ मैनी कूलाम इलेक्ट्रिसिटी विल रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल कैल्शियम। हाउ मैनी कूलाम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल कैल्शियम। क्लियर? अब देखो, सिंपल सी पहले इक्वेशन लिख लेनी है, और Ca
+2 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें अदला बदली कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 1 मोल कैल्शियम से 1 मोल Ca+2 बन रहा है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्लियर। अब याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए अपने पास, वो आती है अपने पास फेराडे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी बराबर अपने क्या चाहिए NF कूलाम्ब। ठीक है। अब N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने 2 और फेराडे कितना आपको पता है 96,500 कूलाम्ब। अब आपके पास आसानी से वैल्यू आ जाएगी और वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वैल्यू आ जाती है आपके लिए कैलकुलेट करने के बाद में 193,000 कूलाम्ब। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी आती है 2 मोल के लिए। इस तरह से आप किसी की भी इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि आपको 54 ग्राम एल्यूमिनियम बनानी है। कितनी 54 ग्राम एल्यूमिनियम बनानी है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी फेराडे रिक्वायर्ड टू फॉर्म 54 ग्राम एल्यूमिनियम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी, कितने फेराडे की आवश्यकता होगी। इस बार आपको क्या निकालना है बच्चों, वेट निकालना है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं निकालना। भाई कितने, भाई 2 कैल्शियम बनाना है तो कितने अपने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई 54 ग्राम अपने को प्राप्त करना है, क्या एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, और उसके लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी। तो अब जब वेट दे दिया जाता है ना अपने पास, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, फेराडे बराबर N बड़ा N इंटू W। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। तो उससे पहले बेसिक बात क्या होती है अपने पास, आपको क्या करना है कि समीकरण लिख लेनी है। Al से Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। ये काफ़ी सिंपल समीकरण है और इसमें आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पास। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। यानी 54 ग्राम अगर अपने को बनाना है, यानी एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है 27, कितना होता है 27 होता है। तो 27 ग्राम के लिए अपने को कितने चाहिए 3 फेराडे। एल्यूमिनियम का वेट 27 होता है, तो अपने लिख दें 27 के लिए, 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे विद्युत चाहिए। आवश्यकता होगी। ठीक है। भाई 27 के लिए कितना चाहिए 3 फेराडे, तो 54 के लिए कितना चाहिए होगा 6 फेराडे। 54 के लिए 6 फेराडे चाहिए। इसमें भी लिख के देख सकते हैं अपने, देखो फेराडे। क्लियर। अब दिया गया भार, अणु भार, वजन। ठीक है। मोल कितने निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मोल कितने आपको बताना है 3। ठीक है। दिया गया भार कितना है अपने पास 54 ग्राम बनाना है। ठीक है। और यहां पर क्या है अपने पास N की वैल्यू मोल, और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा अणुभार, या क्या नीचे आ जाएगा अपने पास, इसके लिए आ जाएगा अणुभार। तो अणुभार कितना है इसका 27, कट गया 2, और मोल कितने निकल रहे हैं 3। मैं लिख देता हूं N है अपने पास, N है अपने पास मोल।
एन है बड़े वाला एन अणुभार, और डब्ल्यू है अपने पास क्या है, दिया गया भार, दिया गया भार। आसान है। तो इस तरह से अपने अगर किसी ने वजन दे रखा है, वेट दे रखा है, तो अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं आपको, और वो क्वेश्चन ये है कि 20 ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता होगी। 20 ग्राम कैल्शियम की प्राप्ति के लिए हाउ मेनी फेराडे रिक्वायर्ड टू फॉर्म 20 ग्राम कैल्शियम। 20 ग्राम क्या बनाना है आपको, कैल्शियम, फेराडे चाहिए अपने को। फेराडे कितना चाहिए, क्लियर। तो कैल्शियम बना लेते हैं Ca+2, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बने, 2 मोल। N का मान आ गया अपने पास 2। कैल्शियम का भार कितना होता है, 40। दिया गया भार अपने पास कितना है, गिवन वेट कितना है अपने पास, 20 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, फेराडे N/N इंटू W। फेराडे निकाल लेंगे अपने पास 2 40 20 कितना हो गया ये, एक। सही है, आसानी से 1 फेराडे चाहिए। तो इस तरह से क्या किया, आज अपने फेराडे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसे क्लियर किए। अब अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रूल लगते हैं मेन, और जो अपने यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं, JNVU में, MGSU में, MLSU में, RU में, वो सभी किससे आते हैं, फेराडे लॉ से आते हैं। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। तो कल अपने करेंगे फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का सेकंड लॉ, और वो डिपेंड किस पे करता है अपने पास, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। तो कल के लिए अपनी क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है, इसलिए तैयार हैं कल की क्लास के लिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान टॉपिक है और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे अपने। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और इसे रिवाइज करना ना भूलें।